गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 9 सब्जेक्ट साइंस। कक्षा 9 सब्जेक्ट साइंस में आज आपका लेसन नंबर 3 हम पढ़ाएंगे। तो कक्षा 9 सब्जेक्ट विज्ञान विषय पाठ लेसन नंबर 3 परमाणु व अणु क्या है। परमाणु व अणु क्या है। तो आपका लेसन नंबर 2 क्या है, समाप्त हो चुका है। अब आपका लेसन नंबर 3 जिसका नाम है परमाणु है एटम एंड मॉलिक्यूल। परमाणु एंड अणु क्या होता है। ठीक, तो जो भी हम केशव विज्ञान मंदिर के YouTube चैनल पर जो भी वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन वीडियो को जरूर से जरूर देखें। उसमें जो हम होमवर्क दे रहे हैं उसको नोट करें और गैरकारी कॉपी में उसको उतारें। अब लेसन नंबर 3 में आपका फर्स्ट टॉपिक आता है परमाणु। परमाणु क्या है, परमाणु की क्या परिभाषा है, इसको सर्वप्रथम किसने खोजा, इसकी क्या विशेषता होती है। परमाणु जिसको कि एटम कहते हैं। परमाणु जो शब्द है वो है ग्रीक लैटिन भाषा के। परमाणु जो शब्द होता है लैटिन भाषा के एटोमिया शब्द से मिलकर बना है। एटोमिया शब्द से मिलकर बना है। मतलब जो एटम परमाणु है उस शब्द का नाम यह लैटिन भाषा के ग्रीक जो लैटिन भाषा का जो शब्द है वह एटोमिया से मिलकर बना है। एटोमिया जिसका अर्थ होता है अनविजुअल, जिसका होता है अनविजुअल या जिसको क्या बोलते हैं अनकटेबल। मतलब जो परमाणु जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा के शब्द एटोमिया से मिलकर क्या बना हुआ है, जिसको बोलते हैं अनडिविजुअल या अनकटेबल, न काटे जाने वाला या अविभाज्य जो कण होता है उसका नाम क्या पड़ता है, परमाणु पड़ता है। तो परमाणु ये क्या है, सूक्ष्मतम क्या है, अविभाज्य कण माना गया है। परमाणु को क्या बोलते हैं अपन, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण। ठीक, अनकटेबल जिसको कि काटा जा सके, अनडिविजुअल जिसको कि आगे क्या विभाजित नहीं किया जा सके। तो परमाणु कैसा है, अविभाज्य सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। तो परमाणु कैसा कण है, अविभाज्य कण होता है। ठीक, तो ये परमाणु शब्द हुआ। अब परमाणु के बारे में विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए कि अब प्रमुख दार्शनिक जैसे महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु के बारे में क्या विचार है। महर्षि कणाद के बाद आपके लूसिफस डेमोक्रिटस। तो विभिन्न दार्शनिकों ने भारतीय दार्शनिक जो हुए उन्होंने परमाणु के बारे में क्या विभिन्न अपने मत या विचारधाराएं क्या करी, प्रस्तुत की कि परमाणु ऐसा होता है। परमाणु एक क्या है, सूक्ष्म अविभाज्य कण है जिसको कि अपन क्या आगे ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। तो परमाणु एक क्या है, बहुत बारीक क्या सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या बना हुआ होता है। तो महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु क्या है, तो महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो अविभाज्य होता है। मतलब महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु वह सूक्ष्म कण है। अब महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है। मतलब महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है होता है। तो महर्षि कणाद के अनुसार क्या है, महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य क्या कण होता है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसको कि आगे क्या विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो परमाणु क्या है,
महर्षि करात के अनुसार परमाणु वह सूक्ष्म कण होता है जो क्या होता है अविभाज्य होता है। तो महर्षि करात के अनुसार परमाणु क्या है सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है, फिर जिसको कि आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये महर्षि करात के क्या हुई विचारधारा हुई। महर्षि करात के अनुसार परमाणु क्या माना गया है सूक्ष्म अविभाज्य कण माना गया है। अब आपका आता है कि रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन परमाणु के बाद टॉपिक है आपका रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम। संयोजन का नियम मतलब एटम के बाद में टॉपिक आपका आता है रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है। रासायनिक संयोजन का नियम अथवा लवाजिए अथवा लवाजिए एंड और जोसेफ प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक मतलब अथवा लवाजिए, उसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं लवाजिए व जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन को के नियम में दो निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए। ठीक मतलब अथवा एल प्राउस्ट और जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। तो अथवा एल लवाजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। तो रासायनिक जो संयोजन का नियम है वो किसने दिया अथवा एल लवाजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो नियम क्या किए प्रतिपादित किए। अब दो नियम वो कौन-कौन से हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब रासायनिक संयोजन के नियम में पहला आपका आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो क्या उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसका क्या क्षरण किया जा सकता है। न तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं न ही उसका क्या नष्ट हो सकता है। तो द्रव्यमान को उसने क्या एक अविनाशी राशि माना है। द्रव्यमान क्या है अविनाशी होता है। द्रव्यमान कैसा होता है अविनाशी है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही उसका विनाश किया जा सकता है तथा या किसी रासायनिक क्रम या बंध तंत्र में मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया या किसी रासायनिक अभिक्रिया में बंध तंत्र में अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान दोनों का क्या होता है बराबर होता है। मतलब कोई बंध तंत्र एक निकाय है या कोई रिएक्शन है तो उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक उत्पाद डाल देते हैं तो अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान क्या रहता है संरक्षित रहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो क्या सृजन किया जा सकता है द्रव्यमान का न तो क्या सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। न तो द्रव्यमान का सृजन कर सकते हैं न ही उसका विनाश किया जा सकता है।
जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान एक अविनाशी, द्रव्यमान एक अविनाशी राशि होती है। ठीक, द्रव्यमान क्या है? एक अविनाशी राशि होती है। तो द्रव्यमान का क्या कहता है? संरक्षण किया जाता है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में या बंद तंत्र या निकाय में अभिकारकों व उत्पादों का, अभिकारक में उत्पाद का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, मतलब बराबर रहता है। मतलब किसी बंद तंत्र या निकाय में अभिकारकों का या उत्पादों का जो द्रव्यमान होगा वह क्या रहेगा? दोनों तरफ क्या रहेगा? बराबर रहेगा, बैलेंस ही रहेगी उसका। तो ये क्या हुआ? आपका द्रव्यमान संरक्षण का क्या हुआ? नियम हुआ। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान संरक्षण में क्या है? क्रियाकारकों व क्रियाफलों के द्रव्यमान क्या रहता है? बराबर रहता है, बराबर रहना चाहिए। अब वो कैसे रहता है बराबर? देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम में बराबर कैसे रहता है? अब जैसे कि C+O2 इक्वल टू क्या हो गया? CO2। तो ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं क्रियाकारक, इस गैस को क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये क्रियाकारक हुए, ये क्या हुए? अभिकारक। अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, LHS की तरफ लिखा जाता है। ठीक, ये क्या है? उत्पाद। तो इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो क्या बराबर रहेगा? अब जैसे C परमाणु, C क्या है? कार्बन है। C क्या है? कार्बन। C क्या है? कार्बन। कार्बन का परमाणु भार कितना था? द्रव्यमान मतलब परमाणु भार 12। 6 तो क्या है? इसकी संख्या है, परमाणु भार 12 है। ऑक्सीजन एक का होता है 16, दो का होगा 32, दो का क्या होगा? 32। ठीक, इक्वल टू बराबर कितना हुआ? 44 हुआ। ठीक, C+O2 का 44 हुआ। तो उत्पाद का द्रव्यमान कितना रहेगा? वही C का 12, वो 32। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 44। इस प्रकार दोनों क्रियाकारक और क्रियाफलों का द्रव्यमान क्या रहता है? बराबर रहता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का क्या है? नियम है। दूसरा देखते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि CaO प्लस CO2 इक्वल टू क्या बन गया? CaCO3। अब इन दोनों अभिकारकों क्रियाकारकों या अभिकारक या उत्पादों का द्रव्यमान क्या रहेगा? बराबर। तो ये जो क्रिया में भाग ले रहे हैं वो क्रियाकारक अभिकारक हुए, और ये क्या हुआ? उत्पाद। तो दोनों का द्रव्यमान क्या रहता है? बराबर रहता है। देखते हैं कैसे बराबर रहता है। CO कैल्शियम का, ये आपको परमाणु द्रव्यमान क्या याद करना होगा। 30 तक कम से कम परमाणु द्रव्यमान सबको क्या याद होनी चाहिए। वैसे कभी अनुभार पूछ ले तो परमाणु जब तक याद नहीं होगा तब तक हम अनुभार के बारे में क्या निकाल नहीं सकते। किसी परमाणु का अनुभार निकालने के लिए हमको क्या ये की आवश्यकता होती है। अब जैसे कैल्शियम कितना होता है? 40 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है? 16। ठीक, तो ये कितने हुए? आपके 56 हुए। प्लस दूसरा है, इसका राइट चम्मच लेते हैं, 12 प्लस 32 क्या होगा? 44। टोटल 44। तो 56 प्लस क्या हो गया? 44, इसका क्या हो गया? 100। कितना निकल के आया? 100 ही निकल के आया होगा। अब इसी प्रकार कैल्शियम 40, C का 12 प्लस 48। ठीक, ये कितना हो गया? 100। तो दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की तरफ दोनों परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा? समान रहेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में अपन द्रव्यमान का न तो सृजन कर सकते हैं, नहीं उसका विनाश कर सकते हैं। तो द्रव्यमान एक अविनाशी क्या राशि मानी गई है, जिसका या तो वो उत्पन्न होगा नहीं नष्ट होगा। तो ये क्या हुआ? रासायनिक संयोजन के नियम में पहला आपका द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है। दूसरा नियम आ रहा है आपका
उसको बोलते हैं स्तर अनुपात का नियम। दूसरा कौन सा है? स्तर अनुपात का नियम। दूसरा नियम है आपका स्थिर अनुपात का नियम। क्या है स्थिर अनुपात का नियम? जो स्थिर अनुपात का नियम होता है उसे निश्चित अनुपात का नियम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो स्थिर अनुपात का नियम होता है उसे अपन निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। यह नियम इसे हम निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। इसे हम निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक? अब जो स्थिर अनुपात का नियम है वो किसने दिया? प्राउस्ट ने दिया। जोसेफ एल प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम क्या किया? प्रतिपादित किया। स्थिर अनुपात का नियम दिया। तो इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक मतलब स्थिर अनुपात का नियम, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। यह नियम किसने दिया? यह नियम प्राउस्ट ने दिया। तो इसके अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव किसी भी यौगिक में मतलब वो क्या है? किसी भी यौगिक में प्राउस्ट ने दिया तो किसी भी यौगिक यौगिक में उपस्थित जो तत्व होता है, मतलब कोई सा भी यौगिक उसमें उपस्थित तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रहते हैं। मतलब किसी भी यौगिक में उपस्थित कोई भी यौगिक हो सकता है उसमें उपस्थित तत्व, तो किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व एक निश्चित तो वो कह रहा है किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व एक जो तत्व होता है किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व सदैव तत्व है। मतलब किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में उपस्थित रहते हैं। तो बात यही है किसी भी यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं, मतलब कोई सा भी यौगिक है उसमें उपस्थित जो तत्व होगा एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में रहता है। मतलब उसका एक निश्चित क्या होगा? द्रव्यमान होगा। अब चाहे वो कहीं से भी लाया गया हो, संसार के किसी से कोने में वो यौगिक का तत्व लाया गया हो, चाहे वो महाराष्ट्र से लाया गया हो, अमेरिका से लाया गया हो, समुद्र से लाया गया हो, पाताल से लाया गया हो, तो वो निश्चित एक अनुपात में मिलेगा। मतलब किसी यौगिक का जो तत्व होगा वो एक निश्चित उसका द्रव्यमान का होता है, अनुपात होता है, उसी फॉर्म में मौजूद हो क्या उपस्थित रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। उसी को अपन निश्चित अनुपात में तो निश्चित जो अनुपात होगा उसी रूप में वो बनता है। जैसे पानी है, अब पानी चाहे कुएं का ले लो, समुद्र का ले लो, नल का ले लो, चाहे मटके का ले लो, तो जो निश्चित मात्रा तत्व की उसके अंदर वो निश्चित ही रहेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो इसमें द्रव्यमान का अनुपात क्या रहता है? निश्चित रहता है। प्रत्येक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का अनुपात भी स्थिर रहता है। प्रत्येक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का अनुपात, वो कह रहा है कि प्रत्येक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का अनुपात भी उसके यौगिक में, वो कह रहा है प्रत्येक यौगिक जो यौगिक है प्रत्येक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का अनुपात भी स्थिर रहता है। अवयवी तत्वों का अनुपात भी स्थिर रहता है। ठीक, तो ये क्या हुआ? मतलब प्रत्येक यौगिक में उसके जो अवयव है उस
प्रत्येक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का, जो यौगिक होगा उसमें क्या होगा, कोई अवयव होंगे, तत्व होंगे, तो उन तत्वों का अनुपात भी क्या रहता है, स्थिर रहता है। उसे द्रव्यमान, उसे क्या बोलते हैं, निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। चाहे वह किसी भी स्थान या स्रोत से प्राप्त किया गया हो, चाहे वो क्या संसार के किसी भी कोने से प्राप्त किया गया हो, स्थान से प्राप्त किया गया हो, लेकिन उसका अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहता है। ठीक, किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो या किसी भी प्रकार से वो क्या बनाया गया हो, या वह किसी भी अनुपात से क्या बनाया गया हो, चाहे वह कहीं पर भी उसका निर्माण किया गया हो, चाहे उसका किसी भी स्थान पर क्या निर्माण किया गया हो। अब आता है जैसे जल एक क्या है, यौगिक है। अब जल के यौगिक में हाइड्रोजन किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जैसे समझते हैं अपन, जैसे जल एक क्या है, यौगिक है। जल एक क्या है, यौगिक है। जल एक क्या है, यौगिक है। ठीक, अब जल किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। तो इन तत्वों के, इस यौगिक में इन तत्वों के जो द्रव्यमान का अनुपात हो क्या निश्चित रहता है। वो क्या है, चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो, चाहे जल का स्रोत कोई सा भी हो सकता है। तो जो हाइड्रोजन है, एक अनुपात इसका बारे में 16, ठीक, H2O, ठीक। तो इसको एक H2O है तो दो क्या है, हाइड्रोजन दो हो गए, एक दूसरे का दो इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 अनुपात 16 है। तो और इसको सरल अनुपात में सॉल्व करते हैं तो जल हमेशा 1:8 के रूप में अपन को मिलेगा, चाहे वो कहीं से भी प्राप्त किया हो। तो जल का एक निश्चित क्या होगा, अनुपात होगा, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा, तो हमेशा जल 1:8 के रूप में क्या पाया जाता है, चाहे वो किसी भी स्रोत से क्या प्राप्त किया गया हो। ऐसे ही अमोनिया का क्या सूत्र होता है, अमोनिया गैस का सूत्र होता है NH3, और NH3 किससे मिलकर बना हुआ होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। दूसरा उदाहरण है आपका NH3, दूसरा एग्जांपल है आपका NH3 जिसको कि क्या बोलते हैं, अमोनिया जो गैस होती है। अब यह अमोनिया किससे मिलकर बना हुई है, नाइट्रोजन और क्या हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस से मिलकर बनी हुई होती है। और नाइट्रोजन कितने अणु है, एक, ये क्या है, 3, ठीक। अब नाइट्रोजन का परमाणुवार, ये परमाणु क्या आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। परमाणु क्या हमेशा क्या करने हैं, याद करने हैं। वैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7 होता है, लेकिन उसका जो परमाणुवार होता है 14 होता है। अब एक हाइड्रोजन का 1 होगा तो 3 का क्या हो जाएगा, 3, तो 14 अनुपात क्या हो गया, 3। तो अमोनिया जो गैस है तो हमेशा संसार के किसी कोने में चल जाओ, किसी भी स्रोत से या किसी फैक्ट्री से कहीं से उसका निर्माण किया गया हो, तो वह हमेशा 14:3 के अनुपात के रूप में मिलेगी, चाहे वो कहीं से भी बनाई गई हो। तो इसको और ज्यादा सरल नहीं कर सकते। तो अमोनिया हमेशा 14:3 के रूप में हमको क्या प्राप्त होती है। इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, इसे ही बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। तो हमने आज पार्ट 3 लेसन नंबर 3 में, जिसका कि नाम है परमाणु के अणु, उसमें हमने परमाणु की परिभाषा पढ़ी, परमाणु क्या है, विभिन्न दार्शनिकों के महत्व क्या है, विचार क्या है, धारणाएं क्या है, उसके बारे में पढ़ा। और हमने रासायनिक संयोजन के नियम, और हमने रासायनिक जो संयोजन के नियम होते हैं उसको आदावा एल लवाजी में जोसेफ एल काउफ ने प्रतिपादित किया। रासायनिक संयोजन के नियम में 2 नियम होते हैं। दूसरा नियम, 2 नियम होते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला तो नियम कौन सा है, तो द्रव्यमान
संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, तो दो नियम हुए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो उसका हमने क्या उदाहरण पढ़े, परिभाषा पढ़ी, क्या होता है क्या नहीं होता है द्रव्यमान नियम। ठीक, तो हमने आज ये 3 टॉपिक पढ़े। पार्ट नंबर 3 में जो भी हम केशव विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर जो भी वीडियो भेज रहे हैं उसको ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ें लिखें। जो समस्या हो उसको व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है 94145088। और हम जो कल की वीडियो में अब इससे आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कल की वीडियो में आगे वाला टॉपिक है उसको जरूर देख के आए, तभी आपको क्या समझ आएगी। उसके बाद है जॉन बटलर का परमाणु सिद्धांत क्या है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या है अपने इस पाठ में विभिन्न अध्याय विचारधाराएं प्रस्तुत की, परमाणु क्या समझिए, उसके सिद्धांत कैसा हुआ है, तो उसकी क्या कमी आती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।